चलिए। हाय फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों से क्लास नहीं करवाया था कुछ कारणों से, लेकिन अब रेगुलर होंगे। तो मैंने क्लास 10th की जो पहली चैप्टर थी लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम, उसका मैंने दो जय प्रक्रम का जो दो मुख्य अंग था, जय प्रक्रम के मुख्य ऐसे 4 अंग होते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो मैंने भाग 5 में 2 पार्ट उनका मैंने देख लिया, पोषण और श्वसन। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 6 में पढ़ेंगे जय प्रक्रम का तीसरा पार्ट। जय प्रक्रम का तीसरा पार्ट क्या? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चलता है परिवहन मतलब कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जब क्या होती है, स्थानांतरित होती है। कोई सामान क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, स्थानांतरित होती है। उसी क्रिया को हम लोग तो परिवहन कहते हैं। लेकिन जब बात शरीर की आती है, नहीं, जब बात शरीर की आती है, मनुष्य की आती है, तो मनुष्य के शरीर में दोनों पदार्थ होते हैं, उपयोगी भी होते हैं और अनुपयोगी भी होते हैं। नहीं, तो उपयोगी पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है। जब नहीं, परिवहन क्या होगा, जब कोई पदार्थ, परिवहन क्या करेंगे, जय प्रक्रम का वैसा क्रिया, जय प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ क्या होता है, उपयोगी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है और यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया। तो एक जगह से दूसरे जगह तक पदार्थ पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। परिवहन क्या है, तो पदार्थों का स्थानांतरण, उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। नहीं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिवहन, पौधों में परिवहन पहले पढ़ेंगे। नहीं, पौधों में परिवहन कैसे होती है, पौधों में परिवहन कैसे होती है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो पौधों में ध्यान रखिएगा कि जितने भी एक कोशीय पौधे हैं, चाहे एक कोशीय जीव हैं, उनमें परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। आई बात समझ में? जितने भी छोटे एक कोशिकीय जीव हैं, चाहे एक कोशिकीय पौधे हैं, उसमें परिवहन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। तो बात, अब विसरण क्या है, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में अध्ययन कर चुके होंगे कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जब विलय आगमन होता है, विलय एक अधिक वाले भाग से कम वाले भाग में जाते हैं, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो परिवहन क्या होता है, एक कोशिकीय पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। बात आई समझ में? लेकिन बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए संवहन उत्तक पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय में मैंने बात क्या किया, एक कोशीय जीव में क्या होता है, चाहे एक कोशीय पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। मैंने विसरण का क्या बताया परिभाषा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे विसरण। तो विसरण, डिफ्यूजन क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है।
नहीं, यानी हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। उसी प्रोसेस से एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, परिवहन होता है। क्लियर? लेकिन बहुकोशिकीय पौधों में, बहुकोशिकीय पौधों में क्या होता है, परिवहन के लिए संवहन उत्तक होता है। क्या होता है, संवहन उत्तक होता है। क्लियर? बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है, संवहन उत्तक होता है। अब संवहन उत्तक किसे कहते हैं, तो जो पौधों में उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरित करवाता है, पौधों में जो उपयोगी पदार्थों का क्या करवाता है, स्थानांतरित करवाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन उत्तक। उसे क्या कहते हैं, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक दो प्रकार का होता है। संवहन उत्तक दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जाइलम, और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। नहीं, जाइलम और फ्लोएम। आप लोग 11th में पढ़े हों, सॉरी 9th में, 11th में भी पढ़ना है, लेकिन आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। नहीं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो पौधों में जो बहुकोशिकीय पौधों में जो परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, संवहन उत्तक के द्वारा। संवहन उत्तक क्या है, मैंने क्या बताया, संवहन उत्तक जो पौधों में उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरित करवाता हो, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन उत्तक। नहीं, अब संवहन उत्तक जो होता है क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जाइलम, और दूसरा क्या होता है, नहीं, तो हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं जाइलम की और बात कर लेते हैं फ्लोएम की। नहीं, तो सबसे पहले जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम, तो जाइलम जो होता है वो क्या होता है, जो पौधों में जल का परिवहन करता है, जो पौधों में क्या करता है, जल का परिवहन करता है। तो क्या कहेंगे, पौधे में जल का परिवहन, जल का संवहन, जो जल को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। जाइलम क्या होता है, पौधों में जो जल का संवहन करता है, जल को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जो पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। क्लियर? जाइलम, जाइलम की जो आकार होती है, संरचना होती है, जाइलम, जाइलम क्या होता है, जाइलम जो जल का संवहन करता हो, किसका संवहन करता हो, जल का संवहन करता हो, उसे क्या कहेंगे, जाइलम। अब ये जो होती है वो नली नुमा रचना होती है, या छर नुमा कह सकते हैं, नली नुमा, या क्या कह सकते हैं, छर नुमा आकार कह सकते हैं, इस प्रकार का होता है। आप लोगों ने बम्बू, बांस देखा होगा, नहीं, आप लोगों ने क्या देखा होगा, बांस देखा होगा। तो हम लोग बांस में जो काटते हैं ना, उससे बीच में क्या होता है, पूरा छिद्र होता है, यहाँ से वहां तक होल होता है। नहीं, तो उसी होल को, इसी होल को क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। आप लोगों ने केला का पौधा, नहीं, केला का पौधा को आप लोगों ने काटा होगा, उसके बीच में जब काटते हैं तो एक उजला टाइप का, ट्यूब आकार का, नहीं, उजला टाइप का बेलनाकार आकार का एक संरचना होता है, उसी को क्या कहते हैं, जाइलम। जाइलम का क्या काम है, जल का परिवहन करना। जाइलम का क्या काम है, जल का परिवहन करना। अब जल कहाँ होता है, जल कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, नहीं, तो ये क्या करता है, जमीन से जड़, जमीन में जो पौधे का जड़ होता है वो जल को ले लेता है और ऊपर तक, कहां तक, पत्तियों तक पहुंचाता है। क्यों, भोजन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। नहीं, ऊपर में तो जल होता नहीं है, तो क्या होता है, ये एक दिशीय होते हैं। पहला क्या देखिएगा आप, जाइलम, जाइलम जल का परिवहन करता है, जल का काम करता है। इसका दूसरा मैंने देखा गुण कि ये नली नुमा या छर नुमा रचना होता है। क्लियर? अब तीसरा क्या है, ये एक दिशीय होते हैं, एक दिशीय पथ पे काम करते हैं। एक दिशीय पथ करने का मतलब एक ही दिशा में चलना। एक दिशीय पथ करने का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में चलना, एक दिशीय पथ। एक दिशा मतलब क्या, नीचे से ऊपर जाता है, सिर्फ नीचे से ऊपर। कैसे,
क्या कि पानी तो कहाँ होता है, जमीन में होता है, और जमीन में क्या करता है, जड़ अवशोषित करके और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो क्या हो गया, एक दिशा। तो जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है। बात है समझ में। संवहन उत्तक का जो पहला भाग था क्या था, जाइलम। जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन करना। किसका परिवहन करना, जल का परिवहन करना। जल को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर। उसका मैंने आकार क्या बताया, संरचना क्या बताया, वो नली आकार का होता है या छरनुमा कह सकते हैं। आप लोगों ने बांस देखा होगा, अब बांस को बीच में काटने के बाद हम लोग क्या होता है, खोखला दिखाई पड़ता है, बांस के बीचों बीच छिद्र दिखाई पड़ता है, नहीं, उसी छिद्र को जाइलम कहते हैं। और उसका दूसरा गुण क्या बताया, ये एक दिशीय पथ में काम करते हैं। ये सिर्फ नीचे से अवशोषित करते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी एक दिशा में काम करते हैं, नीचे से ऊपर। क्लियर। अब हम लोगों संवहन उत्तक का दूसरा पार्ट देखते हैं। संवहन उत्तक का दूसरा पार्ट क्या था, फ्लोएम। दूसरा पार्ट क्या था, फ्लोएम। फ्लोएम देखिए, जाइलम क्या था, जल का, फ्लोएम फल का। नहीं, तो फल मतलब क्या, भोजन। तो जब जाइलम क्या करता था, जल का संवहन करता था, तो फ्लोएम किसका संवहन करता है, भोजन का, फूड का। नहीं, जो भोजन को, पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो ग्लूकोज भोजन बनता है, उसका जो खाना बनता है, खाना भी तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता होगा। नहीं, जब खाना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है तो उस क्रिया को हम लोग फ्लोएम कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। सॉरी, उस क्रिया को नहीं, उस करने वाले को फ्लोएम। जो भाग क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, वह क्रिया क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। क्या कहलाता है, वो करने वाला क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। नहीं, संवहन उत्तक दो प्रकार का मैंने बताया, एक जाइलम और दूसरा परिवहन। जो जल का परिवहन करता है जाइलम, और जो भोजन का स्थानांतरित करता है, जो भोजन का परिवहन करता है, उसे क्या कहेंगे, फ्लोएम। जो भोजन का परिवहन करेगा उसको क्या कहेंगे, फ्लोएम। अब फ्लोएम की आकार की बात कर ली जाए, संरचना की बात कर ली जाए, तो ये चलनी नुमा होता है। चलनी या जाल कह सकते हैं, जाली नुमा। नहीं, चलनी नुमा या जाली नुमा। इसका संरचना होता है, क्या होता है, चलनी नुमा होता है, या तो क्या होता है, जाली नुमा होता है। आप लोगों ने फिर बात कर लेते हैं हम लोग केला की गाछ का। नहीं, केला का जो पेड़ पौधा होता है, उसे काटने, उसके एक बाहर में एक उसका जो बाहर का जो एक मोटा सा डंबल सा एक भाग होता है, नहीं, उसको जब काटिएगा, केला के पौधे के बाहर का जो एक डंबल सा बाहर में जो सटा होता है डंबल जैसा, उसको यदि आप काटते हैं तो कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई पड़ेगा, मतलब चलनी जैसा कटा कटा भाग दिखाई पड़ेगा। नहीं, कुछ इस प्रकार का ऐसे ऐसे वाला भाग दिखाई पड़ेगा। नहीं काटे हैं तो काट के देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा आपको। ये तो हो गया बीच वाला भाग। उसका जो भाग होगा क्या होगा, इस प्रकार कटा जाल जैसे। इस प्रकार चलनी में छिद्र पर छिद्र होता है, नहीं, जाल में छिद्र छिद्र होता है, उसी प्रकार फ्लोएम क्या होता है, छिद्र छिद्र होता है। नहीं, ये वाला भाग, तो ये बीच वाला जो भाग होता है पौधे में, ये बीच कैम्बियम, बीच में जाइलम और फ्लोएम को बांटने वाले भाग को कैम्बियम कहते हैं, आगे बताएंगे। तो ये वाला भाग, चलनी वाला भाग, जाल नुमा जो भाग है, यही क्या कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा। क्लियर। और ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। नहीं, और जाइलम और फ्लोएम को बांटने वाला भाग, जिसको हम लोग अपने भाषा में साल कहते हैं, वो क्या कहलाता है, कैम्बियम कहलाता है। कैम्बियम, वो क्या कहलाता है, कैम्बियम कहलाता है। तो फ्लोएम की संरचना क्या होती है, चलनी नुमा होती है या जाली नुमा होती है। अब मानिए कि पौधे में खाना बना है, तो जड़ को भी खाना चाहिए, नहीं, विकसित करेगा तो हर एक जगह में खाना चाहिए। तो कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे इस पत्ता में खाना बना है, तो क्या होता है, और एक पत्ता यहाँ है और एक यहाँ है, तो खाना यहाँ भी जाएगा और खाना यहाँ भी आएगा।
मतलब नीचे से ऊपर भी जाएगा यहाँ से, और यहाँ से नीचे भी आएगा, यहाँ से ऊपर भी जाएगा, यहाँ से नीचे भी जाएगा। तो ये दो दिशा में काम नहीं कर रहा है, एक इस दिशा में काम कर रहा है और एक इस दिशा में काम कर रहा है। नहीं, तो फ्लोएम क्या हो गया? द्विदिशीय हो गया। फ्लोएम क्या हो गया? द्विदिशीय हो गया। क्लियर? ये जाइलम और फ्लोएम। नहीं, अब हम लोग जाइलम फ्लोएम के बीच अंतर देख लेते हैं, जो परीक्षा के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। जाइलम फ्लोएम में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो उसका जो मैंने गुण पढ़ा है उसी गुण पे हम लोग देख लेते हैं। सिंपल, 3 अंतर देना है कम से कम, नहीं और ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो जाइलम में पहला अंतर मैंने क्या देगा, क्या बताया था आपको कि जाइलम जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करता है, जल को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को परिवहन करता है, यानी भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद मैंने जाइलम का संरचना क्या बताया था? जाइलम क्या होता है? नलीनुमा या छरनुमा संरचना होती है, या बेलनाकार कह सकते हैं, नलीनुमा संरचना होती है। लेकिन फ्लोएम क्या होता है? चलनीनुमा या जालीनुमा, जालनुमा संरचना होता है। क्लियर? जाइलम के बाद मैंने क्या बताया? सिर्फ नीचे से ऊपर, यानी सिर्फ ये एक दिशा में काम करता है, यानी एक दिशीय होता है। जाइलम क्या होता है? एक दिशीय होता है। और फ्लोएम क्या होता है? द्विदिशीय होता है। क्या होता है? द्विदिशीय होता है। आया बात समझ में? ये अंतर फिर से एक बार देख लेते हैं। जाइलम क्या होता है? जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। जाइलम नलीनुमा, छरनुमा होता है, और फ्लोएम क्या होता है? चलनीनुमा या जालनुमा होता है। जाइलम क्या होता है? एक दिशीय काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है? द्विदिशीय काम करता है। ये तो हो गया जाइलम और फ्लोएम। और इसकी संरचना हम देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम की संरचना क्या होती है? तो मैंने बताया था किसी भी पौधे में जो देखते हैं आप लोग, किसी पौधे को कटा हुआ जिसको हम लोग सिल्ली कहते हैं, नहीं, उसमें जाके आप लोग देखिएगा, नहीं, कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा आपको। ये छिद्र तो नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता होगी। ये अनेक छिद्र होते हैं इस पार्ट में, तो दिखाई हम लोग को नहीं पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? फ्लोएम। चलनी वाला भाग या ये भाग क्या कहलाएगा? फ्लोएम। और ये भाग क्या कहलाएगा? बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? जाइलम। नहीं, क्या कहलाएगा? जाइलम। और ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो बटता है, जो बांटने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम कहते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया? जाइलम का संरचना। अब एक और इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने जाइलम और फ्लोएम का जो मैंने बात किया अभी, दोनों का काम मैंने क्या बताया? जाइलम का मैंने काम बताया जल का परिवहन करना। जाइलम का क्या काम बताया? जल का परिवहन करना। और फ्लोएम का काम क्या बताया? जाइलम का मैंने क्या बताया? जल का परिवहन करना। नहीं, और फ्लोएम का क्या बताया मैंने? भोजन का परिवहन। नहीं, तो अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम क्या है? समानों को परिवहन करना, समानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। नहीं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो अब देखिए, जाइलम जल, यानी जहां से वो खींचता है, जहां पे अधिक होता है, हाइयर कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो जल कहां, पौधे में जल कहां होगी? अधिक
जड़ में होगी पौधे के क्या होगी, जड़ में होगी अधिक, वही होगी ना। और पत्ती की बात की जाए, जड़ की बात और पत्ती की बात की जाए तो पत्ती में क्या होगा, पानी कम होगा जड़ की अपेक्षा, क्योंकि जड़ में क्या होता है, जड़ अवशोषित करता है, जड़ खींचता है। तो याद रखिएगा, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी सामान हो उसे हम लोग कहते हैं समभरण शिरा। इस भाग को, इस छोर को, यानी जाइलम के लिए जड़ क्या होगा, जड़ में अधिक पानी होता है नीचे, तो ये क्या कहलाएगा, समभरण शिरा। क्या कहलाएगा, समभरण शिरा। समभरण शिरा, इस छोर को क्या कहेंगे, समभरण शिरा। और जहां पे कम होगा, ये क्या, जहां उपयोग कर रहा है, क्या होगा, उपभोग शिरा। उपयोग करने वाले सिरे को क्या कहेंगे, उपभोग शिरा। बात आई समझ में। बात मैंने क्या किया कि जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन करना। तो कहीं पे जल अधिक होगा और कहीं पे जल क्या होगा, कम होगा ना। तो जाइलम में जल की जब बात की जाए तो पौधे के किस हिस्से में जल अधिक होगा, तो जड़ वाले हिस्से में, क्योंकि जड़ अवशोषित करता है। तो जो अधिक वाले होगा उस भाग को, उस पॉइंट को, उस सिरे को क्या कहेंगे, समभरण शिरा। क्या कहेंगे, समभरण शिरा। नहीं, और जहां जो उपयोग कर रहा है या जहां पे कम हो उसको क्या कहेंगे, उपभोग शिरा। किसके लिए, ये जाइलम के लिए। उसी तरह फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम में क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। फ्लोएम में क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो पत्ती में। भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ती में होता है। नहीं, तो पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है तो पत्ती में क्या होगा, अधिक भोजन होगा, नहीं होगा, पत्ती में क्या होगा, अधिक भोजन हो जाएगा। और यहाँ पे जहां पे जड़ की बात की जाए या तना की बात की जाए और भोजन क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। तो फ्लोएम के लिए पत्ती क्या हो जाएगा, समभरण शिरा। क्या हो जाएगा, समभरण शिरा। और जो उपयोग कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उपभोग शिरा। आई बात समझ में। जहां पे अधिक है, चाहे वो जल हो या भोजन हो, जिस छोर पे अधिक है, पौधे के जिस भाग में वह चीज अधिक है, उस भाग को, उस छोर को क्या कहेंगे, समभरण शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, समभरण शिरा कहेंगे। जहां पे उसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, उपभोग शिरा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उपभोग शिरा कहेंगे। क्लियर, बात आई समझ में। अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये पौधे में परिवहन यही था। अब हम लोग क्या देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। हम लोग का नया पॉइंट क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों से जल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पौधों के वायवीय भागों से जल निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों से जल निकलने की क्रिया, जल निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लिख ली। अब देखिए पौधे का वायवीय भाग क्या हुआ, तो वायवीय भाग क्या होगा, पत्ती होगा और क्या होगा, तना होगा। पत्ती होगा और क्या होगा, तना होगा। तो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। ये बात जान रहे हैं, स्टोमाटा।
नहीं, और तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम लोग वातरंध्र कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। नहीं, तो जब रंध्र के द्वारा या वातरंध्र के द्वारा, यानी पौधों के वायवीय भाग, वो पत्ती हो या तना हो, जब इससे जल निकलने लगता है, तो जो जल निकलती है उसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे पौधों के वायवीय भागों से जल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आप लोग हम देखते कहाँ? नहीं, अब हम लोग सोचेंगे पौधे से पानी निकल रहा है, वो हमको दिखाई कहाँ पड़ रहा है? तो बात कर लेते हैं ठंडी की, ठंडे मौसम की बात कर लेते हैं। जब मौसम ठंड होता है, वातावरण ठंड होता है, तो हम लोग ओस की कल्पना करते हैं, जो ओस दिखाई पड़ता है, या किसी मॉर्निंग में या पौधे को हम लोग जब स्पर्श करते हैं तो हाथों में पानी लग जाता है। नहीं, तो वो पानी कहाँ से आता है? चाहे ओस जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है? नहीं, ओस कहाँ से आता है? नीचे से ऊपर जाता है। याद रखिएगा, पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं, पत्तियों, उससे पानी निकलता है। जो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, टेम्परेचर गर्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण वह पानी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ठंडी मौसम में, ठंड मौसम में वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, जिसके कारण हम लोग उसे देख सकते हैं, जिसको हम लोग ओस कहते हैं। और अब सुबह के ठंड के मौसम में मॉर्निंग में आप किसी भी पौधे को स्पर्श कीजिए, किसी भी पौधे पेड़ पौधे को स्पर्श कीजिए, आपको पानी दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो हाई है नहीं। तो एक और बात रखिएगा, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? 10% ही यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं खाना बनाने में। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की क्रिया में पौधों 90% जल बाहर निकाल देते हैं, पत्तियों के द्वारा या तनों के द्वारा 90% जल क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। पौधे जो, मान लीजिए पौधा जो जल लिया, जमीन से जो जमीन से जड़ के माध्यम से जल लिया, उसका 10% उपयोग कहाँ हुआ? खाना बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में। वो 90% जो जल बचता है उसको क्या करता है? पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देता है, वातावरण में छोड़ देता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन में पौधे कितना पानी बाहर निकालते हैं? तो 90%। परसेंटेज की बात आएगी तो 90%। और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के कहना है, साइंटिस्टों ने बताया है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोई भी पौधा अपने वजन का बराबर, लीटर में अपने वजन का बराबर पानी बाहर निकालता है। वैज्ञानिक का मानना क्या है कि कोई भी पौधा अपने वजन के बराबर पानी बाहर निकालता है। जैसे मान लीजिए 10 केजी का सेब का पौधा है, 10 केजी का सेब का पौधा है, तो एक दिन में 10 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। यदि कोई पौधा 500 केजी का है, एक बरगद का पौधा ले लिया जाए जिसका वजन 500 केजी है, तो पूरे एक दिन में 500 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। यदि कोई पौधा 5 केजी का ही है तो क्या 5 लीटर? नहीं। बात करें दूब की, दुब्बी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका वजन क्या है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। वो भी पूरे दिन में 100 मिलीलीटर जल क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। किस क्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यह समझने की बात यह है कि क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के टाइप में कि वाष्पोत्सर्जन में पौधा कितना प्रतिशत जल बाहर निकालता है। जब प्रतिशत की बात की जाए तो याद रखिएगा 90%। पौधा जल कितना बाहर निकालता है? 90%। नहीं, और जब
आपको वजन दे दिया है तो उसके बराबर लीटर की बात करेगा। यदि कह दिया कि पीपल का पौधा का वजन 200 केजी है, पीपल का पौधा का वजन 200 केजी है, तो वो एक दिन में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कितना पानी बाहर निकालेगा, तो जितना वजन है उतना लीटर कह देंगे। 200 केजी होगा तो 200 लीटर होगा। आई बात समझ में? वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों से जो पानी बाहर निकालता है, जो जल बाहर निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इसकी क्रिया क्या होती है। जब पानी, जब जल पे जल के द्वारा, जब जल के द्वारा जब जल सभी के पत्तियों में जब पहुंच जाते हैं, तो पत्तियों पे क्या होता है? एक प्रासनी प्रवणता, प्रासनी दाब की तरह होता है, तो प्रासनी लगता है, जिसके कारण क्या होता है? जल बाहर निकलने लगता है। तो एक लाइन में पूछे कि वाष्पोत्सर्जन में पानी बाहर निकलता है किसके कारण, किस क्रिया से? तो प्रासनी, प्रासनी प्रवणता, प्रासनी दाबी कर सकते हैं, या प्रासनी के कारण, प्रासनी प्रवणता के कारण, प्रासनी प्रवणता के कारण। क्लियर? क्रिया विधि में क्या बस पौधे के जब जल में पानी स्टोर हो जाते हैं तो उस पर क्या होते हैं? प्रासनी दाब लगते हैं। नहीं, प्रासनी दाब लगने के कारण वह पानी पत्तियों से बाहर निकलने लगता है। आई बात समझ में? अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और टचमी नोट पौधा, आप लोग देखे होंगे, छुई मोई पौधा। नहीं, उसमें भी वाटर क्या होता है? कम रिलीज करता है, जिसके कारण उसको छूते ही क्या होता है? उसमें घर्षण होता है और पत्तियां चिपक जाती है पानी के कारण। नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन समझ में आई बात? अब इससे हम लोग को क्या लाभ है, वाष्पोत्सर्जन की महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन की महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन? तो वाष्पोत्सर्जन की महत्व क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन की जो मेन इंपॉर्टेंस है, मेन महत्व है, वो क्या करता है? वायुमंडल को संतुलन बनाए रखता है। वायुमंडल में जो जल की जो संतुलन होती है, वायुमंडल में जल की संतुलन बनाए रखता है, वायुमंडल में जल की संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। दूसरी क्या करती है? टेम्परेचर का संतुलन करती है, यानी ताप को संतुलन में रखती है। नहीं, और तीसरा वाष्पोत्सर्जन के महत्व में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन से ही बारिश यानी वर्षा, रेन, वर्षा होती है। नहीं, अब मान लीजिए आप लोग समझते हैं कि वर्षा कैसे होती है, तो आप लोग ये भूगोल में बताए होंगे सर, लेकिन यहाँ आप ये समझ लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही क्या होता है? जल ऊपर जाता है, ऊपर जब वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन से जब मिलता है तो वो क्या बनाता है? क्लाउड, बादल का निर्माण करता है। और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बादल टूट जाते हैं और पानी नीचे गिरने लगते हैं। जो पानी नीचे से ऊपर गया है किसके कारण? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कारण, वेपर के कारण भी जाता है, वाष्प के कारण भी जाता है, लेकिन पौधों के द्वारा जो पानी बाहर जाता है वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्या होगा? वायुमंडल में जल का संतुलन बनाए रखता है, ताप का संतुलन रखता है और वर्षा होने में मदद करता है, वर्षा होने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में बादल का निर्माण और ठंड के मौसम में ओस का निर्माण, कुहासा इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? और इसका एक ताप का संतुलन, नहीं, ताप का संतुलन भी बनाए रखता है। अभी गर्मी के मौसम में आप लोग पेड़ के नीचे चले जाइए तो आपको ठंड की अनुभव होता है,
ठंड महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां से पानी ऊपर निकलते रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता है बात समझ में। तो वाष्पोत्सर्जन में आपको याद रखना क्या है, तो पौधों के वायवीय भागों से जल निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पहला, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पौधों से 90% जल क्या होता है? बाहर निकलता है। 90% जल क्या होता है? बाहर निकलता है। और वजन का बराबर, यानी कोई 10 केजी का पौधा है तो एक दिन में 10 लीटर पानी निकालेगा। एक दिन में क्या निकालेगा? 10 लीटर पानी निकालेगा। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। क्लियर? आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।